नमस्कार सभी को सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पेट की इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम अब जो है लगभग 1 महीने बचा हुआ है, तो उसी के दृष्टिगत जो हमारा सिलेबस चल रहा था उस सिलेबस के अंतर्गत हमने देखा जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसको हम देख रहे थे। और पिछली क्लास में हमने हिस्ट्री के अंतर्गत आपका जैन धर्म को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम एक नए टॉपिक को सिलेबस में जो कि दिया गया है मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश का जो साम्राज्य है वह हमें पढ़ना है। और इसमें खासकर जो सिलेबस में दिया गया है वह है अशोक का साम्राज्य या अशोक का काल। तो इस प्रकार हम जो अब आज की क्लास को देखेंगे वह एक नया टॉपिक है और नया जो आपका डायनेस्टी है उसको हम देखेंगे, जिसमें मौर्यन डायनेस्टी आपको देखने को मिलता है। और लेकिन मौर्यन के अंतर्गत हमें सिर्फ जो है अशोक का काल पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में जो दिया गया है वही हमें पॉइंट टू पॉइंट लेकर चलना है। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जिन साथियों ने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है उसको अवश्य देख लेना। आपको देखने के बाद देखिए, डिजिटल बोर्ड और व्हाइट बोर्ड में जो है थोड़ा सा अंतर तो होता ही है, परंतु आपको जो कंटेंट या पाठ्यक्रम के अनुसार जो आपको पढ़ाया जा सकता है वह आप इस व्हाइट बोर्ड पे हमने कैसे बताया है, क्या क्या आप उसको आप जब देखेंगे तो उसमें आपको क्या नया मिला, क्या सीखने को मिला, आप उसमें देखिएगा तो आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे एक जो फॉर्मेलिटी है वो नहीं, बल्कि जो एग्जाम है उसके एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बताया जा रहा है। क्योंकि मेरा इस एग्जाम के अंतर्गत मैं बताऊं, बार बार मुझे कहना ये उचित नहीं लगता, परंतु इस एग्जाम में काफ़ी अच्छा जो हमारा परसेंटाइल है हमेशा 99 परसेंटाइल के ऊपर रहा है। और 3 बार एग्जाम हुए, तीनों बार ही ऐसा रहा है। तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा ये बहुत ही अच्छे से खासा अनुभव हमारे अंदर है। और यह यूपी ट्रिपल एस सी पेट ही नहीं, कोई भी एग्जाम जो हो रहा हो, आप चाहे अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है आर का, आप देखिएगा उसको, मैंने चाहे पॉलिटी के अंतर्गत मैंने बताया था कि अब वो जमाना नहीं रहा जो सिर्फ आर्टिकल पूछेगा। आपको अब डिटेल में कुछ चीजें करके जाना ही जाना है। जो व्यवहारिक चीजें हैं उसको आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। तो पॉलिटी में मैं जब पढ़ा रहा था तभी मैंने ये बात बताई थी, और मैंने उसमें आर्टिकल 15 का पूरा क्लॉज 5-6 तक, और 16 का और 19 का, इस सब का पूरा एक ही नहीं, जिसमें उसमें जितने क्लॉज होते हैं उसको मैंने सब पढ़ाया था और वही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है। और मैंने कथनों से संबंधित जो बातें बताई थी, कथन भी पूछे गए। साथ साथ में अगर बात करें तो हिस्ट्री के अंतर्गत उसके एग्जाम के एक दिन पहले ही जो मेरी क्लास हुई थी जिसमें बौद्ध धर्म को मैंने पढ़ाया था, तो बौद्ध धर्म की 26 तारीख को क्लास हुई हमारी, उसमें 27 को एग्जाम में आर के सीधा क्वेश्चन वहां पूछा गया। और मैंने बताया था कि त्रिपिटक ही नहीं, त्रिपिटक के जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं उसमें क्या क्या बातें हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। और उस डिस्कशन में मैंने ये बताया था कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हमने वहां पे चर्चा में लिया था और वो एग्जैक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पढ़ने का तरीका जो है, देखिए पढ़ते सभी लोग हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका, क्योंकि आपका एग्जाम का पैटर्न लगातार बदल रहा है। हालांकि जो आर का एग्जाम हुआ वह अपने जो लोग जो है क्या है कि एग्जाम की तैयारी जो करके गए थे बहुत ही अच्छे लेवल की करके गए थे, लेकिन एग्जाम का पैटर्न अचानक फिर से वही 2017 के पहले वाले पैटर्न को अपना लिया आयोग ने, तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम हुई। बट कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, बाकी तो उस क्या बताएं, पेपर बनाने वाले का कुछ पता ही नहीं है। फिलहाल यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग में हमेशा क्वेश्चन अच्छे पूछे गए हैं और क्वेश्चन का लेवल दिन ब दिन यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के अंतर्गत बढ़ता जा रहा है। तो आपको उस हिसाब से पढ़ना है, चाहे पिछला पेट हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे बंदरोगा हो, चाहे कोई भी एग्जाम आप देखिए, तो प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन के लेवल बहुत ही अच्छे आए हैं। फिलहाल अब आज की चर्चा हम करेंगे स्टार्ट। तो जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा होगा, हम मौर्य काल को पढ़ेंगे। तो मौर्य काल की बात करें, इससे पहले भी वंश हुए जिसमें हर्यक वगैरह आते हैं, नंद वगैरह आते हैं, तो उसको हमें नहीं पढ़ना है, सिलेबस में
जो दिया गया है वही हम पढ़ के जाएंगे और वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हर्यक वगैरह नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे आएंगे मौर्य पे, क्योंकि सिलेबस में यही दिया गया है। जो आपका जैन धर्म है, जैन धर्म के बाद अगला जो पॉइंट है सिलेबस में वह आपका मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य में भी हमें खासकर पढ़ना है अशोक का काल। तो अगर बात करें तो मौर्य जो काल है, अगर यहीं पे लिख लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है 323 ईसा पूर्व से लेके आपका जो है 185 ईसा पूर्व तक का काल जो है वो मौर्य काल का है। ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 2-3 शासक तो बहुत ही महत्वपूर्ण हुए, लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वह आपके हैं कौन? अशोक। और अशोक को इसीलिए सिलेबस में दिया गया है, तो अशोक को बहुत डिटेल में देखेंगे। फिलहाल इसकी हम थोड़ी सी चर्चा जरूर कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको ध्यान रखना है अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम इंट्रो लेंगे, क्योंकि संस्थापक वगैरह भी पूछ लिए जा सकते हैं, तो हम संस्थापक देख लेते हैं। तो इसके संस्थापक हुए चंद्रगुप्त मौर्य। कौन संस्थापक हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। आपने बहुत अच्छे से इसकी कहानी को पढ़ा होगा, आपने बहुत अच्छे से जाना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की जो नींव डाली, मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की, वह किसकी सहायता से की थी? तो हम यहाँ पे सीधे लिख देते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक हैं, लेकिन इसमें अगर बात करें तो स्थापना कैसे हुई, तो आपको ध्यान रखना है जो नंद वंश था, आपका जो नंद वंश है, नंद वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम है धनानंद। नंद वंश के अंतिम शासक कौन है? घनानंद। घनानंद को, ठीक है, किसकी सहायता से हराया था? तो आपको ध्यान रखना है जो आपके कौटिल्य है, कौटिल्य की सहायता से हराकर, आपका ध्यान रखना है हराकर इस वंश की नींव डाली थी। किस वंश की? मौर्य वंश की स्थापना की या नींव डाली। तो आपको इतना याद रखना है कि मौर्य वंश की स्थापना किस वंश के पतन के बाद हुई और किस शासक को हरा के इसकी स्थापना की गई और किसकी सहायता से की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है चाणक्य की सहायता से आपके नंद वंश के जो अंतिम शासक हैं घनानंद, उनको हराकर किसने डाली? चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश की नींव डाली। इतना आपको ध्यान रखना है। अब इसमें अगर हम बात करें तो मौर्य वंश के जो आपका स्थापना है और इसका जो समय काल है, यानी मौर्य काल की जो जानकारी का उल्लेख हमें वो कहाँ कहाँ मिलता है, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ये इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें ग्रंथ हैं और ग्रंथ के नाम और उसके लेखक ये भी क्वेश्चन में पूछे गए हैं, इसलिए हम इसको करवाएंगे, अन्यथा कोई बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए नहीं है। लेकिन हम इसके जो अभी प्रीवियस पेपर हैं या अन्य पेपरों में देखें तो उसमें अगर हम बात करें तो जो इसमें मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोत देने वाले जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके राइटर वगैरह, लेखक वगैरह पूछे गए हैं, इसलिए इसको यहाँ करवाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मौर्य वंश का जो आपका जो मौर्य काल का या मौर्य वंश है, मौर्य काल की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं की जानकारी के स्रोत, तो हमें कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है, तो इसको हम जरूर देखेंगे और उसके बाद हम सीधे अशोक के काल पे आएंगे। तो इसमें जानकारी के स्रोत की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो आपका पहला स्रोत है वह है साहित्यिक स्रोत। अब हम साहित्यिक स्रोत को पढ़ने के लिए इसलिए उत्सुक हैं क्योंकि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन लेखक वगैरह से पूछे गए हैं, आपका जो मैचिंग वाला क्वेश्चन है वो भी आया है। और अगर बात करें तो जो दूसरा स्रोत है, इनकी जानकारी के जो दूसरा स्रोत है वह आपका जानते होंगे, आपके वो स्तंभ लेख वगैरह जो आते हैं उसमें
वो हैं, तो उसको हम जो है वो उसमें अशोक के काल में आपका जो है हम पढ़ लेंगे वहाँ पे, क्योंकि साहित्यिक स्रोत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो आपका देखेंगे तो वह हम पुरातात्विक स्रोतों में आपका चले जाएंगे, जिसमें अभिलेख वगैरह, गुहा लेख, अभिलेख, स्तंभ लेख, ये सब हैं, उसको हम वहाँ पे देख लेंगे। तो साहित्यिक स्रोत में सबसे पहला जो स्रोत आपको ध्यान रखना है, वह सबसे बढ़िया स्रोत, जो सबसे अच्छा स्रोत है, प्रामाणिक है, वह है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की बात करें तो इसको आपको पता है कौटिल्य ने लिखा या चाणक्य ने लिखा। लेखक कौन है? लेखक कौन है? तो है कौटिल्य। कौटिल्य। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इसमें कितना अध्याय है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 15 अध्याय देखने को मिलता है इसके अंतर्गत। और आपको ध्यान रखना है 15 अध्याय हैं जिनको अधिकरण बोलते हैं, ठीक है। कि इसमें अगर बात करें तो 15 अध्याय या 15 अधिकरण, अधिकरण को ही अध्याय बोलते हैं। अधिकरण 15 अधिकरण है। साथ साथ में अगर बात करें तो 180 प्राधिकरण है, प्राधिकरण है। और अगर बात करें तो इसमें श्लोकों की संख्या 6000 लगभग है। 6000 लगभग श्लोक, श्लोक। अगर श्लोक है तो या किस भाषा में होगा, तो आपको ध्यान रखना है। यह भाषा अगर बात करें तो इसमें भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में बात करें तो किस शैली में है, तो यह आपको ध्यान रखना है साहित्य के आपका चंपू काव्य है। चंपू काव्य। अब चंपू काव्य क्या होता है, ये भी पेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो चंपू काव्य होता है जो गद्य प्लस पद्य दोनों शैलियों में हो, तो यह चंपू काव्य है, ठीक है। तो साहित्य के गद्य और पद्य दोनों शैलियों में जो ग्रंथ होते हैं या जो आपका कोई भी आपका किताब है, उसको क्या बोलेंगे? उसको चंपू काव्य बोलते हैं। तो यह गद्य और पद्य दोनों शैलियों में है, इसलिए इसको चंपू काव्य बोलते हैं। और यह संस्कृत भाषा में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बात करें तो तो इसमें अगर बात करें तो यह भारतीय राजनीति पर आपका, नाम तो अर्थशास्त्र है, या इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है, बल्कि क्या है, यह अर्थशास्त्र से ये नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन इसका ये राजनीति का विषय है, पॉलिटी का विषय है। आपको ध्यान रखिएगा। तो इस ग्रंथ की भाषा क्या है? और संस्कृत भाषा है। इसके विषय क्या हैं? तो विषय है राजनीति पर इसका विषय है, और भारतीय राजनीति पर प्रथम पुस्तक या सामान्यता मानी जाती है। तो इसको याद रखिएगा आप। हम बात करें तो इसमें जानकारी क्या मिलती है, तो इसमें मैंने बता दिया। इसमें मौर्य काल की जो मौर्य काल का सामाजिक जीवन, मौर्य काल का सामाजिक जीवन, सामाजिक तथा राजनीतिक और आर्थिक भी लिख सकते हैं इसमें। आर्थिक जीवन कौन कौन सा आपको ध्यान रखना है? मौर्य काल का सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अर्थशास्त्र को आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम चलेंगे इसी अर्थशास्त्र के अंतर्गत बात करें तो आपको ध्यान रखना है इसका एक बात और लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है वही क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्थशास्त्र की खोज किसने की थी। खोज अगर बात करें तो एक भट्टा स्वामी है। भट्टा स्वामी 1905 में तंजौर के एक ब्राह्मण है जिनका नाम है भट्टा स्वामी। ब्राह्मण क्या नाम है? भट्ट स्वामी, भट्टा स्वामी। उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी, इस पुस्तक की। इसको खोज की और उसके बाद में भट्टा स्वामी ने इसकी हस्तलिखित पांडुलिपि जो है वह मद्रास के पुस्तकालय में जमा कर दी है। तो वहीं पे आपको यह उपस्थित मिलेगी। भट्टा स्वामी द्वारा हस्तलिखित इसकी जो पांडुलिपि है वह कहाँ पे? वो मद्रास जो पुस्तकालय है वहाँ पे जमा है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो मद्रास पुस्तकालय के अध्यक्ष जो थे उनको दे दी थी किसने? भट्टा स्वामी ने। तो इसकी खोज आप खोज में लिख सकते हैं। बाकी आपको मैंने बता दिया कि इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें
मौर्य काल का सामाजिक राजनीतिक जीवन आदि है। तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य जिनको चाणक्य बोलते हैं, जिनको विष्णुगुप्त, मूल नाम जो इनका है वह क्या है? विष्णुगुप्त है। इसका कौटिल्य का मूल जो नाम है वह विष्णुगुप्त है। कौटिल्य का मूल नाम, मूल है, मूल नहीं, मूल नाम जो है वह है विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त है। इसको याद रखिएगा। और बाकी चाणक्य कहे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। चाणक्य, चाणक्य क्यों बोले जाते हैं बता सकते हैं क्या? तो ये चाणक ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुए थे, इसलिए चाणक्य इनका नाम है। कौटिल्य नाम है। और आपका अजय भी नाम मिलता है। कौटिल्य नाम इसलिए है क्योंकि ये कूटनीति में बहुत निपुण थे, इसलिए इनका नाम कौटिल्य है। इसको याद रखिएगा। ठीक है। इनका एक नाम और देखने को मिलता है, वह नाम है आपका द्विज, द्विजर, क्या नाम मिलता है? द्विजर्षभ, द्विजर्षभ। अजय भी देखने को मिलता है, अजय, अजय। और कौटिल्य, कौटिल्य भी देखने को मिलता है। कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य का इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये कूटनीति में बहुत ज्यादा निपुण थे। तो ये पहला ग्रंथ आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे, आपका ध्यान रखना है, अगला जो हम साहित्यिक ग्रंथ लेंगे उसमें हम देखते हैं कौन सा। बहुत सारे साहित्यिक स्रोत हैं, इनको हम देखते चलेंगे। तो बात करें तो साहित्यिक स्रोत में आपका जो हो गया, पहला हो गया है। अब हम ध्यान रखिएगा। अब एक बात इसमें अर्थशास्त्र से संबंधित मैं बता दूं कि इसमें अगर बात करें तो इसमें कहीं भी आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनका नाम यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। अर्थशास्त्र में हर जगह जो है शासक के रूप में सम्राट शब्द का उल्लेख मिलता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र में जो है, यहाँ लिख दे रहा हूं, अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त के नाम का उल्लेख नहीं है, का उल्लेख नहीं, इसको याद रखिएगा। ठीक है। क्या मिलता है? नाम की जगह पे सम्राट शब्द मिलता है। क्या मिलता है? सम्राट से संबोधित किया गया है, सम्राट शब्द का उल्लेख मिलता है। इसको याद रखना है कि कहीं भी, क्योंकि ये थोड़ा सा विरोधाभासी बातें हो जाती हैं, क्योंकि जो मौर्य वंश की स्थापना में बहुत बड़ा रोल निभाया इन्होंने, चाणक्य ने, परंतु जो इनका अर्थशास्त्र है, ग्रंथ है, उस ग्रंथ में कहीं भी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम नहीं मिलता है। वहां पे हमेशा सम्राट नाम से संबोधित किया गया है। तो इस बात को याद रखना है। अब हम दूसरे पुस्तक को ले लेते हैं। दूसरा पुस्तक आपका है कौन सा? इंडिका। इंडिका, इंडिका भी आपको अच्छे से पता होगा। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मेगस्थनीज। कौन है? मेगस्थनीज। ठीक है, मेगस्थनीज। ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। कौन था? सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। सेल्यूकस निकेटर के। और ये भारत में नियुक्त प्रथम विदेशी राजदूत भी थे। आपको ध्यान रखना है, मेगस्थनीज जो था भारत में नियुक्त प्रथम विदेशी, क्या था? प्रथम विदेशी राजदूत था। इसको याद रखना है। कब आया था? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आए आपके जो है, ये 305 ईसा पूर्व में आए थे। 305 ईसा पूर्व में। कब? 305 ईसा पूर्व में। किसके काल में? चंद्रगुप्त के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। तो इस इंडिका में भी मौर्य काल की जानकारी मिलती है। मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो 305 ईसा पूर्व में आया था, तो इसको ध्यान रखना है। अब इसको ध्यान रखिएगा कि इसका जो इंडिका है, इसके मूल प्रति उपलब्ध नहीं है, गायब है। इसको याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे मौर्यों से संबंधित यहाँ पे इसके जानकारी के स्रोत मिलते हैं, और ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसमें मौर्यकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था आदि की जानकारी यहाँ पे मिलती है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब हम दूसरा जो लेंगे वह है, अगला है आपका
वह है मुद्रा राक्षस। मुद्रा मुद्रा अब इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पे आपको लेखक का नाम याद रखना। तो तीसरा जो ग्रंथ है जो मौर्य साम्राज्य की जानकारी देता है वह है मुद्रा राक्षस, और इसके जो लेखक हैं वह है विशाख दत्त। विशाख दत्त, ठीक है, तो लेखक, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और फिर अगला जो ग्रंथ है वह आपका ले लेते हैं, कौन सा, आपका राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके जो, आपके नाम है कल्हड़। कौन है, कल्हड़, ठीक है, कल्हड़ द्वारा लिखित है। ये भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी देती है, आपको ध्यान रखना है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखित है, और इसमें राजतरंगिणी की बात करें तो ये कल्हड़ द्वारा लिखित ग्रंथ है, ठीक है। बात करें तो ये भी संस्कृत भाषा का है। राजतरंगिणी को भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी को माना जाता है। इस तथ्य को आपको याद रखना है। इसमें उल्लेख मिलता है कि आपका जो है अशोक ने झेलम नदी के किनारे आपका श्रीनगर की स्थापना की थी, इसी राजतरंगिणी में उल्लेख मिलता है, इसको याद रखिएगा। भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, ग्रंथ माना जाता है, माना जाता है। और इसमें बात करें तो इसमें उल्लेख मिलता है कि क्या, कि अशोक के द्वारा झेलम नदी के किनारे अशोक द्वारा कश्मीर की स्थापना की गई। कश्मीर, सॉरी, कश्मीर नहीं, श्रीनगर, श्रीनगर की स्थापना की गई थी, स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, किसमें, राजतरंगिणी में ही उल्लेख मिलता है। अब उसमें बात करें तो बाकी अब ये मेन आपका ये ग्रंथ है। उसके बाद में अगर बात करें तो बौद्ध ग्रंथ, जिसमें दीप वंश आदि वगैरह में भी इसका जो उल्लेख मिलता है, दीप वंश, महावंश आदि जो सिंगली अनुश्रुतियां, तो पांचवा छठवां ले लेते हैं। तो इसमें पांचवें में दीप वंश ले लेते हैं। दीप वंश जो ये जो आपका बौद्ध ग्रंथ है, और छठे में देख लें महावंश है, महावंश है, ठीक है। और ये सिंगली अनुश्रुतियां होती हैं, क्या है ये, सिंगली अनुश्रुतियां बोलते हैं, सिंगली अनुश्रुतियां। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो बौद्ध ग्रंथों में जिसमें आपका दीप वंश, महावंश, ये दोनों जो है सिंगली अनुश्रुतियां कहलाती हैं। इसमें भी आपका मौर्य काल से संबंधित जो है उल्लेख मिलता है। इसमें बात करें तो महाबोधि वंश, ये भी ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, तो इसमें भी उल्लेख मिलता है। और उसके बाद बात करें तो इसमें दिव्यावदान, दिव्यावदान भी ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म का, उसमें भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी का स्रोत उसमें मिलता है। और जैन धर्म में बात करें तो जैन धर्म का ग्रंथ कल्पसूत्र, आपको जो भद्रबाहु द्वारा लिखा गया था कल्पसूत्र, मैंने जैन धर्म में पढ़ाया है। कल्पसूत्र भी मौर्यों से संबंधित जानकारी देता है। साथ में अगर बात करें तो आपका इसमें जैन धर्म के अंतर्गत ही परशिष्ट वर्मन, जो परशिष्ट वर्मन है वो जो हेमचंद्र द्वारा लिखित है, बता देता हूं। ये जैन ग्रंथ है, कौन सा, यहाँ पे ले लेता हूं, परशिष्ट वर्मन, परशिष्ट वर्मन। ये जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखित है, वो हेमचंद्र द्वारा लिखित है, हेमचंद्र द्वारा लिखित है। और अगर बात करें तो ये लिखित जैन ग्रंथ है। तो परशिष्ट वर्मन और आपका जो कल्पसूत्र है, इसमें भी उल्लेख मिलता है, मौर्य से संबंधित जानकारी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये साहित्यिक स्रोत हो गए, साहित्यिक स्रोत। इसमें ब्राह्मण, आपको ध्यान रखना, एक दो चीजें और मैं बता देता हूँ। इसमें आपका ब्राह्मण ग्रंथों में अगर बात करें तो आपको हम देख लेते हैं फटाफट वो भी। तो अब हम और कुछ अन्य ग्रंथों को भी देख लेते हैं जो मौर्यों से संबंधित जानकारी के स्रोत हैं, वहां पे उसको भी देख लेते हैं। वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपका जो ग्रंथ, साथ साथ में अगर बात करें तो ग्रंथ और उसके लेखक से संबंधित यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें हैं, तो उसको देख लेते हैं। तो अगला ले लेते हैं जो आपका अन्य ग्रंथों में, अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिएगा। तो एक मिलता है बृहत कथा मंजरी, पहला है बृहत कथा
कथा मंजरी। मंजरी अगर बात करें तो इसके जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो इसके लेखक मिलते हैं आपके हेमेंद्र। हेमेंद्र हेमेंद्र द्वारा लिखित लिखित तो बृहद कथा मंजरी भी आपको याद रखना है, हेमेंद्र द्वारा लिखित है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हेमेंद्र द्वारा ये लिखित है। वशिष्ठ वर्मन जो था वो हेमचंद्र था, ये हेमेंद्र है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर, ठीक है, ये भी ग्रंथ है और इसके जो लेखक हैं वो हैं सोमदेव। सोमदेव सोमदेव द्वारा लिखित है। ठीक है, ये सब मौर्यों के जानकारी के स्रोत देने वाले ग्रंथ है, इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद अगर बात करें तो आपका ले लेते हैं विष्णु पुराण भी है तीसरा, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में भी मौर्यों से संबंधित जानकारी के स्रोत हैं। और उसके बाद बात करें तो एक और ले लेते हैं जो महाभाष्य। महाभाष्य, ये महाभाष्य में अगर बात करें तो ये महाभाष्य के लेखक कौन है? ये है पतंजलि। पतंजलि, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। विष्णु पुराण, महाभाष्य, ये सब जो है मौर्यों के बारे में जानकारी के स्रोत देने वाले ग्रंथ हैं, इसको याद रखना है। तो ये साहित्यिक, आपका अगर बात करें तो साहित्यिक स्रोतों में है। ठीक है, साहित्यिक स्रोतों में ये सारे बातें हैं। अगर हम देखें तो पुरातात्विक स्रोत में, तो पुरातात्विक में आपको अभिलेख, स्तंभलेख, गुहालेख, स्तूप आदि ये सब जो है पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं। लेकिन पुरातात्विक स्रोतों को जब हम अशोक पढ़ लेंगे तो क्योंकि अशोक के जो भी स्तंभलेख थे, जो अभिलेख थे, उसको हमें बहुत डिटेल में सही से पढ़ना है, तो उसको जब पढ़ेंगे वहाँ पे तो वहाँ पे अच्छे से हम देख लेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो हमें पढ़ना था वो क्या पढ़ना था? मौर्यों से संबंधित जो आपकी जानकारी के स्रोत हैं, साहित्यिक हमने देख लिया है। अब हम इसमें अगर हम बात करें तो उसके बाद हम पुरातात्विक को जो पढ़ेंगे वह आपका अगला जो पॉइंट होगा अशोक का, अशोक के बाद हम पढ़ेंगे, तो इसको याद रखिएगा। अब हम अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके शासन काल की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमें चंद्रगुप्त मौर्य बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि अशोक वहाँ पे दिया गया है। हमारा जो सिलेबस के अंतर्गत पॉइंट है वो अशोक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो मैंने बता दिया स्थापना की थी इन्होंने, और स्थापना करने के बाद में किसकी सहायता से की? तो इन्होंने कौटिल्य की सहायता से स्थापना की, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर। और कब की थी? तो इसको याद रखिएगा 322 ईसा पूर्व में, तो इसको याद रखना है। तो इनका शासन काल जो था 322 से लेके 298 तक था। कब था? 322 से लेके 298 ईसा पूर्व तक इनका शासन काल था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का, इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो दूसरे शासक होते हैं उनका नाम है बिंदुसार। बिंदुसार आपको पढ़े होंगे, बिंदुसार। उसके बाद में बिंदुसार जो हैं वो 298 से 273 तक उनका काल मिलता है। बिंदुसार बिंदुसार तो इनका शासनकाल जो है 298 से लेके 273 ईसा पूर्व। ठीक है, ये भी नहीं पढ़ेंगे, बिंदुसार को भी हम नहीं पढ़ेंगे, जो सिलेबस में दिया है वो इसी को पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण लगेगा वो हम बताते चलेंगे। तो फिर उसके बाद बिंदुसार के बाद में आपका जो आता है वह अशोक का काल आता है। और अशोक के काल की बात करें तो इनका काल बहुत बड़ा है, और अगर बात करें तो इनका दो भागों में इनके काल को विभाजित किया जाता है। एक जब शुरुआत में जब उत्तराधिकारी का जो संघर्ष हुआ उसकी बात करें, उसके बाद में आपका 4 वर्ष बाद ये सही से इनका राज्याभिषेक होता है, फिर शासक बनते हैं। लेकिन अगर समय काल की बात करें तो यहाँ पे 273 से 232 तक मिलता है अशोक का काल। पूरे बात करें तो अशोक को पढ़ेंगे तो यहाँ पे 273 से लेके 200 आपका जो है 32 तक, 232 ईसा पूर्व तक इनका काल मिलता है। ठीक है, इसको याद रखना है 273 से 232 तक, तो लगभग आपका जो है 40 साल का इनका जो काल था वो पढ़ेंगे। हालांकि ये जो 273 है यहाँ पे शुरू होता है, लेकिन बाद में 273 में शासक पूर्णता नहीं बनते, इनका राज्याभिषेक नहीं होता। इस समय चलता है उत्तराधिकार संघर्ष,
और उत्तराधिकार संघर्ष के बाद में 4 वर्षों का उत्तराधिकार संघर्ष होता है अशोक का। तो 4 वर्ष के बाद इनका राज्याभिषेक होता है। कब होगा? 269 में। 269 में पूरी तरीके से राज्याभिषेक इनका होगा। उसके बाद में ये शासक बनेंगे और अपना राजपाट संभालेंगे। तो इसको याद रखिएगा। तो अशोक के काल की बात करें तो अशोक का काल अगर पूरी तरीके से देखें 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक का काल इनका माना जाता है। परंतु इनका जो राज्याभिषेक हुआ वो 269 ईसा पूर्व में हुआ, क्योंकि 4 वर्षों तक ये उत्तराधिकार संघर्ष चला। और आपको पता होना चाहिए इसी उत्तराधिकार संघर्ष में इन्होंने तमाम अपने जो भाई हैं सौतेले या चचेरे भाई जो भी थे, लगभग कहा जाता है कि 99 भाइयों की हत्या करके ये अपना शासक बने और इन्होंने राजपाट संभाला, अपना राज्य अभिषेक किया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। 4 वर्षों तक उस उत्तराधिकार संघर्ष में इन्होंने अपने सगे भाई जो इनके थे, सिर्फ एक सगे भाई थे, उनका नाम मिलता है तिस्य। तो तिस्य को छोड़ के इन्होंने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी और 99 भाइयों में इनको हत्या करने के बाद ये अपना शासन संभालते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो उसको हम बात करें तो यहाँ पे अशोक का जो काल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण काल है, न केवल मौर्य काल से संबंधित बल्कि अपने इतिहास में बहुत अच्छा काल माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जो अभिलेख स्तंभ लेख उसका निर्माण कराया। एक आदर्श राजनेता के रूप में या शासक के रूप में ये हुए। तो अशोक को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं, आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अशोक का काल हम बहुत अच्छे से देखेंगे। तो आज की चर्चा आप सबको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। देखो जो ये शुरुआत के पॉइंट थे उसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बार बार जो ये ग्रंथ है और ग्रंथ से के लेखक कौन है ये बार बार पूछा गया है। और इस ग्रंथ से संबंधित कुछ जो बातें थी महत्वपूर्ण थी उसको भी मैंने बता दिया है। तो ये मत सोचिएगा कि ये साहित्यिक स्रोत वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बात तो मौर्य काल से संबंधित है, मौर्यों के बारे में जानकारी देते हैं। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये शुरुआती इतिहास के शुरुआती चरण के ग्रंथ हैं और इसके लेखक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। लेखक बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हर एग्जाम जितने ग्रंथ मैंने बताए हैं, चाहे ये बृहत कथा मंजरी हो, चाहे कथा सरित सागर हो, चाहे आपका ये महाभाष्य हो, चाहे ये जो बौद्ध ग्रंथ हैं दीपवंश महावंश, चाहे आपका चाणक्य का अर्थशास्त्र हो, चाहे विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस है वो हो, ये सारे ग्रंथों से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। और ये आएंगे 100% आएंगे, इसको याद रखिएगा। तो इसलिए महत्वपूर्ण है। अब हम अशोक के काल को नेक्स्ट चर्चा में देखेंगे। आप सबको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जो भाई बहन चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। और आपका समर्थन है वह मिलता रहा तो आपको निरंतर आपको क्लास देखने को मिलेंगी। फिलहाल हमारा प्रयास रहेगा सिलेबस को कंप्लीट कर लिया जाए, लेकिन वो डिपेंड करेगा आप लोगों के समर्थन, सपोर्ट और मोटिवेशन के द्वारा। बिना मोटिवेशन के कुछ भी संभव नहीं है। तो आपके द्वारा दिया गया मोटिवेशन ही हमारी ऊर्जा है। तो लगातार देते रहिए, इसलिए जरूरी है क्योंकि वो ऊर्जा का हमारा स्रोत है। तो आप देते रहिए और हम निरंतर आपके सामने आपको प्रयास करेंगे कंटिन्यू 1-2 क्लास रखा जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट चर्चा में, तब तक के लिए आप सभी भाइयों बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।